दिल्ली। साउथ ब्लॉक का वह कमरा जिसे वॉर रूम कहा जाता है। वहाँ का तापमान बाहर की तुलना में काफ़ी कम था, लेकिन वहाँ बैठे लोगों के माथे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। मेज के चारों ओर भारत की सुरक्षा के सबसे बड़े स्तंभ जमा थे। फाइलों का ढेर, सैटेलाइट से ली गई हाई डेफिनिशन तस्वीरें और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों का कच्चा चिट्ठा, सब कुछ मेज पर फैला हुआ था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां लगी दीवार घड़ी की हर टिक टिक किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुके हुए थे। उनकी नजरें उन तस्वीरों पर टिकी थीं जिनमें आतंकियों के बंकर और उनकी बैरक साफ दिख रही थीं। उनके ठीक सामने अजीत डोभाल बैठे थे, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें बिजली की तरह तेज थीं। बगल में रॉ चीफ अनिल धस्माना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ अपनी ब्रीफिंग के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री ने एक गहरी सांस ली और सीधे अजीत डोभाल की आंखों में देखते हुए पूछा, अजीत जी, देश गुस्से में है। निंदा का समय खत्म हो चुका है। अब क्या विकल्प हैं हमारे पास? डोभाल ने मेज पर रखे नक्शे की ओर इशारा करते हुए बेहद सधे और ठंडे स्वर में कहा, सर, इस बार हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटी कार्रवाई करके शांत नहीं होना है। वह पुरानी रणनीति थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने उन्हें हिलाया था, लेकिन अब उन्हें खत्म करना होगा। हमें उनके सुरक्षित ठिकानों को वहां जाकर मिटाना होगा जहां वो खुद को खुदा समझते हैं। हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर घुसकर स्ट्राइक करनी होगी। यह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक प्रीमेम्प्टिव स्ट्राइक होगी। प्रधानमंत्री ने फिर एयर चीफ मार्शल धनोआ की ओर रुख किया और उनकी आवाज में थोड़ी चिंता, लेकिन पूरी दृढ़ता थी। धनोआ जी, वायुसेना के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण है। क्या हमारे विमान पाकिस्तान के रडार को चकमा देकर इतने अंदर जा सकते हैं? धनोआ साहब ने अपनी फाइल बंद की और बिना पलक झपकाए बोले, सर, वायुसेना बरसों से ऐसे ही दिन का इंतजार कर रही है। हमारे पायलटों का प्रशिक्षण और हमारे पास मौजूद मिराज 2000 और स्पाइस 2000 बमों की तकनीक पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा उन्नत है। हम उनके घर में घुसेंगे भी, उन्हें तबाह भी करेंगे और शान से वापस भी आएंगे। हमें बस आपकी हरी झंडी चाहिए। रॉ चीफ अनिल धस्माना ने तब हस्तक्षेप किया और सैटेलाइट तस्वीरों का एक सेट प्रधानमंत्री के सामने रखा। सर, यह देखिए, यह है बालाकोट का जाबा हिल। यह कोई आम गांव नहीं है। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच जैश ए मोहम्मद का यह सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ आतंकियों को फिदायीन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जासूसों और सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक इस कैंप में इस वक्त 300 से ज्यादा आतंकी, उनके मास्टरमाइंड्स और ट्रेनर्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ चोट करते हैं तो पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री की रीढ़ टूट जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद दीं। उनके जहन में पुलवामा की वो खौफनाक तस्वीरें तैर गई होंगी, वो बिखरा हुआ मलबा, वो धुआं और हमारे 40 जवानों के वो ताबूत जिन पर लिपटा तिरंगा पूरे देश की आंखों में आंसू और दिल में आग भर रहा था। उन्होंने आंखें खोलीं और मेज पर जोर से हाथ मारते हुए अपना फैसला सुनाया। ठीक है, जगह आपने चुन ली है, समय भी आप तय करें, लेकिन याद रहे, यह हमला इतना सटीक होना चाहिए कि दुनिया को पता चले यह बदलता हुआ भारत है। अगर आप हमारे जवानों को हाथ लगाएंगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। मुझे परिणाम चाहिए। यह वह ऐतिहासिक क्षण था जब ऑपरेशन बंदर को मंजूरी मिली, लेकिन इस मिशन की गहराई समझने के लिए हमें उस काले दिन को याद करना होगा जिसने इस बदले की नींव रखी। 14 फरवरी 2019, कश्मीर का पुलवामा इलाका। दोपहर के 3:15 बज रहे थे। सीआरपीएफ का एक विशाल काफिला, जिसमें 70 से ज्यादा बसें थीं, जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। करीब 2500 जवान लंबी छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। उनमें से कई अपनी मां से वादा करके आए थे कि अगली छुट्टी पर जल्दी आएंगे।
किसी की शादी होने वाली थी, तो किसी के घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। अचानक लेथपुरा के पास एक स्कॉर्पियो कार इस काफिले की एक बस से टकराती है। एक भयानक धमाका होता है, इतना तेज कि इसकी गूंज 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। बस के परखच्चे उड़ गए, पूरा इलाका धुएं और बारूद की गंध से भर गया। हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। उस रात पूरा भारत नहीं सोया था, हर घर में मातम था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रतिशोध की एक ठंडी आग थी। 25 फरवरी की रात, ग्वालियर एयरबेस, जहां आमतौर पर सन्नाटा होता था, वहां उस रात असाधारण हलचल थी। वायुसेना के पायलट अपनी उड़ान की तैयारी पूरी कर चुके थे। मिराज 2000 विमानों को, जिन्हें भारतीय वायुसेना में वज्र कहा जाता है, अंतिम बार चेक किया जा रहा था। इन विमानों के पेट के नीचे लटके थे इजराइल में बने घातक स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड बम। यह कोई मामूली बम नहीं था, इसमें पेंट्रेटर तकनीक थी जो इमारत की छत को चीर कर अंदर घुसती है और फिर धमाका करती है। रात के करीब 2:00 बजे एक के बाद एक 12 मिराज विमानों ने अपने इंजनों से नीला धुआं छोड़ते हुए गर्जना के साथ उड़ान भरी। उनके साथ हवा में ही ईंधन भरने वाले टैंकर, मिड एयर रिफ्यूलर और नेत्रा जैसे अवाक्स विमान भी थे, जो आसमान से पाकिस्तान के रडार पर नजर रख रहे थे। जैसे ही ये विमान एलओसी के करीब पहुंचे, पायलटों ने इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स चालू कर दिए। पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर अचानक शोर छा गया, उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। पायलटों ने विमानों की ऊंचाई घटाकर सिर्फ 100-200 फीट कर दी, ताकि पहाड़ों की ओट में वे रडार की नज़रों से ओझल रहें। इसे टेरेन फॉलोइंग कहते हैं, जो बहुत ही जोखिम भरा काम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक और चाल चली। कुछ विमानों ने मुजफ्फराबाद और चकोटी की ओर रुख किया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को लगा कि हमला वहीं होगा और उन्होंने अपने जेट्स उस दिशा में भेज दिए। लेकिन भारतीय मिराज का मुख्य दस्ता चुपके से बालाकोट की ओर मुड़ गया। ठीक सुबह 3:30 बजे मिराज विमान जाबा हिल के बिल्कुल ऊपर थे। कोहरे और घने अंधेरे के बावजूद स्पाइस 2000 बमों के सेंसर ने अपने टारगेट को पहचान लिया था। पायलटों ने अपनी स्क्रीन पर टारगेट लॉक किया और बटन दबा दिया। 6 बम एक साथ गिरे। ये बम छत को फाड़ते हुए बैरकों के अंदर पहुंचे और वहां सो रहे आतंकियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर और सैकड़ों आतंकी वहां मिट्टी में मिल गए। मिशन पूरा हुआ। पायलटों ने हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजा, मिशन अकम्प्लिश्ड। भारतीय विमान बिजली की रफ्तार से अपनी सीमा में लौट आए। जब तक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को खबर लगी, भारतीय शेर वापस अपनी गुफा में लौट चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपनी गिरती साख बचाने के लिए जवाबी हमला किया। उसके F-16 और JF-17 विमान भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे। भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन के साथ आसमान में मोर्चा संभाला। एक तरफ दुनिया का सबसे आधुनिक F-16 था और दूसरी तरफ भारत का पुराना लेकिन भरोसेमंद MiG-21। अभिनंदन ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए एक पाकिस्तानी F-16 को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इसी भीषण डॉग फाइट के दौरान उनकी अपनी मिसाइल लॉक हो गई और उनका विमान दुश्मन की सीमा में क्रैश हो गया। जब अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। वहां के स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अभिनंदन ने वह किया जो केवल एक सच्चा भारतीय सिपाही कर सकता था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जेब से महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेज निकाले। कुछ कागजात उन्होंने निगल लिए और कुछ को पास के एक तालाब में फेंक दिया ताकि भारत की कोई भी गुप्त जानकारी दुश्मन के हाथ न लगे। भीड़ ने उनके साथ मारपीट की
लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। पूरी दुनिया ने वह वीडियो देखा जिसमें अभिनंदन की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनका चेहरा लहूलुहान था, लेकिन उनकी आवाज में जरा भी कपकपी नहीं थी। जब पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और उनसे उनकी यूनिट के बारे में पूछा, तो अभिनंदन ने शांति से चाय का घूंट भरा और कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। माफ कीजिए सर, मुझे आपको यह बताने की अनुमति नहीं है। उनकी इस गरिमा और साहस ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। अगले 60 घंटे दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तनाव चरम पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग सीसीएस बुलाई। भारत का रुख साफ और बहुत ही आक्रामक था। विदेशी दूतावासों के माध्यम से पाकिस्तान को 2 टूक संदेश भेज दिया गया था। अगर हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो भारत युद्ध के लिए तैयार है। विश्वसनीय खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत ने उस रात अपनी 12 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें पाकिस्तान के मुख्य ठिकानों की ओर तैनात कर दी थीं। इसे कत्ल की रात कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में भी संकेत दिया था कि हमने उन्हें समझा दिया है, अब वो समझ जाएं तो बेहतर है। पूरी दुनिया, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया कि इस बार का भारत पहले जैसा नहीं है, जो सिर्फ शांति की अपील करेगा। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां की संसद में खड़े होकर अभिनंदन की बिना शर्त रिहाई का ऐलान करना पड़ा। 1 मार्च की वह शाम, जब अभिनंदन अटारी वाघा बॉर्डर के उस लोहे के गेट से तिरंगे की छांव में वापस लौटे, तो पूरा देश अपनी आंखों में आंसू लिए टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। उनकी वो शानदार मूंछें और वो सीना तानकर चलने वाला अंदाजा भारत के स्वाभिमान का चेहरा बन गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शहीदों की वीरता ने आपको एक पल के लिए भी गर्व से भर दिया हो, तो इस डॉक्यूमेंट्री को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है जिसे हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। ऐसी ही सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल डॉक इनसाइट को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर का हिस्सा बनें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।